चलो स्क्रीन शेयर करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल। और वेरिएशनल प्रिंसिपल में बेटा अपन लोगों ने एक बात बोली थी, वेरिएशनल प्रिंसिपल एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है जो एनर्जी अप्रोक्सीमेटेड निकालता है। एक अप्रोक्सीमेशन मेथड हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं जिसका नाम है टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइम डिपेंडेंट भी एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है, वो हम लोगों ने छोड़ दी है। और तीसरा अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है वेरिएशनल प्रिंसिपल। ये अप्रोक्सीमेशन मेथड जो होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये जो एनर्जीज होती है अपने सिस्टम की, लाइक वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर, 1D बॉक्स प्रॉब्लम, या फिर क्वांटम में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन सब की एनर्जी में करेक्शन निकालती है, या फिर उनकी सब की एनर्जी के बारे में पता करती है कि इनकी एनर्जी क्या होगी। अब हमारे पास क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी में समस्या ये थी कि हम लोग हायर ऑर्डर के करेक्शन नहीं निकाल पा रहे थे, मतलब उस एनर्जी को अधिक मात्रा में शुद्ध नहीं कर पा रहे थे। करेक्शन निकालने का मतलब क्या होता है, उस एनर्जी को शुद्ध करना, प्योर करना, तो वो हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो इस स्थिति में हम लोगों ने वेरिएशन प्रिंसिपल का यूज़ किया। बट वेरिएशन प्रिंसिपल एनर्जी को शुद्ध मात्रा में तो निकालता है, बट इसमें भी एक कमी है कि ये केवल लोअर एनर्जीज निकालता है, मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी के साथ डील करता है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी को ही परफेक्टली निकालता है, एक्साइटेड स्टेट एनर्जीज को निकालने का काम इसको नहीं आता वेरिएशनल प्रिंसिपल को, ठीक है ना। तो कल हम लोग एग्जांपल समझ रहे थे, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एग्जांपल हम लोग कल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम आधा एग्जांपल तो कर चुके थे। हम लोगों ने क्या किया था कि एनर्जीज निकालने का कुछ मेथड समझा था कि वेरिएशनल प्रिंसिपल के माध्यम से अगर हम लोग एनर्जीज निकालते हैं तो वो एनर्जी निकालने का तरीका क्या है, इधर समझ कि आपको सबसे पहले एक ट्रायल वेव फंक्शन मानना पड़ता है। फिर इस ट्रायल वेव फंक्शन के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेड एनर्जी निकालते हैं। ये ट्रायल वेव फंक्शन किसी वेरिएशन पैरामीटर अल्फा पर डिपेंड करता है। फिर उस एनर्जी को उस अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके जीरो के बराबर पुट कर देते हैं और फिर अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। उस अल्फा के वैल्यू को इस एवरेज एनर्जी में हम लोग रख देते हैं, तो तुम्हारे पास क्या आ जाता है, परफेक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाती है, मिनिमम ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाती है। कल लास्ट मैंने आपको ये समझाया था कि जो हमारा ट्रायल वेव फंक्शन है वो क्या है, मेरे पास ए एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स, ये हम लोगों ने कल देखा था। और ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, तो ए का वैल्यू क्या था, 2 अल्फा अपॉन पाई टू द पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या था, एक ट्रायल वेव फंक्शन है ना। तो जो कल बात की गई थी उसमें शायद यहाँ तक लास्ट किया था मैंने कि ये बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये शायद हमने कल लास्ट लिखा था। अब इसको बारी बारी आपको सोल्व करना है। देखो बेटा, सबसे पहले सबसे इजी पड़ता है पोटेंशियल को सोल्व करना। इसको एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर कुछ नाम दे दो। अब मुझे नहीं पता कल क्या इक्वेशन थी, बट आप एक काम कर सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहा मैं जो हमने कल लिखा था, और इसको 2 दे दे रहा। अब तुम्हारा जो चल रही हो तुम अपने हिसाब से दे देना, ठीक है ना। नाउ पहले हम निकालेंगे ये वाला सिस्टम है। क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो इसको, तीसरी अच्छा चलेगी। ठीक है, इसको नाम 3 दे दूं, इसको 3 दे दूं, इसको 4 दे दूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अब पहले आपको ये निकालना है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, ब्रैकेट को हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अब इंटीग्रेशन की लिमिट वो लगाई जाएगी जो फंक्शन की लिमिट है। अब फंक्शन आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर का है, हार्मोनिक ऑसिलेटर हमेशा माइनस इन्फानेट से और प्लस इन्फानेट तक वर्क करता है। क्यों, क्योंकि उसका कर्व ऐसा होता है। तो ये माइनस इन्फानेट से आता है और प्लस इन्फानेट तक जाता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, ब्रा। तो ब्रा को हम लोग नॉर्मली लिखते हैं स्टार की फॉर्म में,
यहाँ पर पोटेंशियल है ही सही, और ये कैट है, तो कैट को हम लोग इस तरह से, आपका वेव फंक्शन जो वन डायमेंशनल है, इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है वो वन डायमेंशनल की वजह से मतलब एक्स की फॉर्म में किया जाएगा। अब आपको ऊपर दिखा हुआ है कि यहाँ पर साइन जो है वो ये है, तो इसका साइन स्टार भी सेम वही होगा ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें आयोटा तो कहीं है नहीं, तो जो साइन है वही तुम्हारा साइन स्टार है। यही तुम्हारा साइन स्टार है। ठीक है, और यहाँ पर पोटेंशियल कल बताया था मैंने आपको क्या होता है पोटेंशियल, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पर साइन लिख दो, तो साइन क्या है मेरे पास 2 अल्फा अपॉन पाई टू द पावर, अब देखो इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो 1/4 पावर और 1/4 पावर कितनी हो जाएगी 1/2 पावर, तो 2 अल्फा अपॉन पाई टू द पावर 1/2। और ये भी x से इंडिपेंडेंट है तो उसको बाहर निकाल लो, मतलब कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल लो। बाकी सब चीज़ें एक्स पर डिपेंडेंट है, जैसे ये एक्स पर डिपेंडेंट है, ये एक्स पर डिपेंडेंट है, और ये भी एक्स पर डिपेंडेंट, तो एक्स पर डिपेंडेंट क्वांटिटी अंदर रहेगी जो कि इंटीग्रेट की जाएगी। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन इन्फानेट है, तो इन्फानेट को तो इंटीग्रेट करना मुश्किल है। कल मैंने आपको एक गामा फंक्शन फॉर्मूला समझाया था, उस गामा फंक्शन फॉर्मूले की सहायता से हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, पर वो जो फॉर्मूला है वो जीरो से इन्फानेट लिमिट में ही वर्क करता है, तो मुझे यहाँ पर ट्वाइस करना पड़ेगा, और ट्वाइस करने के बाद में यहाँ पर जीरो से इन्फानेट लगानी पड़ेगी लिमिट। ये मैंने आपको कल समझाया था कि जो इवन फंक्शन होता है उसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि माइनस इन्फानेट से प्लस इन्फानेट को जीरो से इन्फानेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्वाइस लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और ये भी एक्सपोनेंशियल, तो पावर्स ऐड कर दो, और ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, और ये -2 अल्फा एक्स स्क्वायर। आगे समझ में, एक्स से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बाहर निकल गई और एक्स पर डिपेंडेंट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया। अब आपके पास में फॉर्मूला है, गामा फंक्शन फॉर्मूला है जो मैंने आपको कल लिखवाया था, एक्स की पावर m, इसको आप लोग यूज़ करें, तो ये फॉर्मूला ये होता है गामा अब देखो आगे, जैसे यह x के रेस्पेक्ट में है ना, तो ये x के रेस्पेक्ट में है, बिल्कुल सही है। एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, बिल्कुल सही है। इसकी पावर चेक कर लो, इसकी पावर m है, इसकी पावर 2 है, तो m बराबर कितना हो गया 2 हो गया। एक्सपोनेंशियल में जो x की पावर है वो n कहलाती है, यहाँ पर x की पावर 2 है तो यहाँ पर n बराबर भी 2 है। अब x की पावर का मल्टीपल जो है वो अल्फ़ा कहलाता है, तो x की पावर का मल्टीपल अल्फ़ा कहलाता है, तो यहाँ अल्फ़ा क्या चीज़ है वो 2 अल्फ़ा है। बच्चे गलती ये करते हैं कि वो -2 अल्फ़ा कर देते हैं, बट बच्चों यहाँ भी तो माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो आप लोग को कंपेयर करना है ना, तो अल्फ़ा को -2 अल्फ़ा मत लिख देना, आप लोग गलती करोगे, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि अल्फ़ा की जगह 2 अल्फ़ा है, तो बस हो गया काम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस इंटीग्रेशन को लिखना चाहूँ, एक्सपोनेंशियल -2 अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा 1/n गामा m + 1/n अपॉन अल्फ़ा टू द पावर m + 1/n। अब भैया गामा 3/2 का वैल्यू क्या हुआ, ये कितना बन गया गामा 3/2।
आपको साफ साफ दिख रहा है कितना बन रहा है वो, गामा 3/2। तो मैंने क्या कहा था, जब भी गामा के अंदर हाफ इंटीजर आ जाए, तो हाफ इंटीजर के लिए मैंने कल भी लिखवाया था कि n+1 बराबर क्या होता है, n गामा n होता है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ½ + 1, तो मतलब कि ये n हो गया ना, तो n हाफ इंटीजर है तो इसको लिख देंगे n गामा n, मतलब n गामा n ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर उसके बाद में जो है आप लोग गामा हाफ का वैल्यू मैंने कल लिखवाया था, गामा हाफ कितना था, √π, तो ये √π/2। तो अल्टीमेटली गामा 3/2 का वैल्यू मैंने सॉल्व किया और वो कितना आया, √3/2 आया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 √π/2 1/2α⁴ 3/2, ख़त्म काम। ये चीज़ आप ऊपर पुट कर दो यहाँ पर, इसको उठा के, अब ये इक्वेशन तुम्हारी 4 थी, ये 5 हो गई, इसको 6 बोल दो, अब 6 से वैल्यू 5 में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से वैल्यू 5 में रख दोगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी देखना पड़ेगा ऊपर क्या क्या था, 2α/π⁴ 1/2, तो 2α/π⁴ 1/2 और 1/2 m⍵², तो ये हो गया 1/2 m⍵²। तो वो इंटीग्रेशन है ना, तो उस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 देखो यहाँ पे 2α⁴ है ना, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2α मल्टीप्लाई विद द 2α⁴ 1/2, इसको तोड़ दिया मैंने ताकि आप लोग काट पाओ। देखो अब ये 2α⁴ 1/2 कट जाएगा इससे, ठीक है, और ये π⁴ 1/2 इससे कट जाएगा, ठीक है। अब जो बचा उसको आप लोग लिख लो, कितना बच गया, तो कटने पिटने के बाद ये बचा m⍵, 2 दूनी 4 और अच्छा यहाँ पर 2α है ना, ½ m⍵²। ओके, यहाँ पर 2b था तो भूल ही गया, ये 2b तो है यहाँ पे, तो लिखा ही नहीं मैंने, तो यहाँ पर 2b लिखो, 2 से 2 कटेगा, अब कितना बचा, 8α, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 7। तो एक तो चीज़ सॉल्व हो गई। अब आपको दूसरी चीज़ सॉल्व करनी है, दूसरी मतलब कि अब आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है, साइन काइनेटिक एनर्जी, कल लिखाया था मैंने, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पहले साइन लिख दो यहाँ पे, 2α/π⁴ 1/4 एक्सपोनेंशियल -α(x²। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, p²/2m, और यहाँ पर 2α/π⁴ 1/4 और एक्सपोनेंशियल -dx। अब देखो बच्चों, आप लोग ये बात जानते हो ना कि p के बराबर क्या होता है, -iota(h) का del/x होता है। तो ये जब पुट कर दोगे ना ऊपर, तो ये तो कांस्टेंट है बाहर वाली क्वांटिटी, तो 2α/π⁴ 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1/2 क्यों, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और 1/2m भी बाहर आ जाएगा क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। अब जो बचा अंदर वो बचेगा माइनस ये एक्सपोनेंशियल -α(x²। इसको सीधा मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि बीच में एक चीज़ आ रही है p² मतलब -iota² कितना हो गया, तुम लोग ऐसे उल्टा मत कर दो, तुम लोग गलती ये कर देते हो कि -iota² बराबर आप लोग लिख देते हो +1, ऐसा नहीं करते इस चीज़ को। इसको ऐसे करते हैं कि -iota का मोड का स्क्वायर होता है, मतलब पहले -iota का स्टार लिया जाएगा,
स्टार मतलब प्लस आयोटा और फिर वापस माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस 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 वन होता है, नहीं उल्टा कर दिया, माइनस वन होता है, ये ऊपर ही माइनस वन होता है ना। तो यहाँ पर आप इसको ये सोल्व कर सकते हो कि ये मोड नहीं है ना ये, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा का स्क्वायर हो गया तो माइनस वन होता है, तो अल्टीमेटली ये माइनस हो गया और एच का स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेल टू अपॉन, तो पहले इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इसको आगे सोल्व कर पाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं डेल अपॉन डेल एक्स करता हूँ, फिर डेल अपॉन डेल एक्स करता हूँ किसको, एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर को। तो ये करूँगा तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डिफ्रेंशिएट करना आता है, पावर मतलब माइनस टू अल्फ़ा एक्स, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल होता है, और फिर उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो अल्फ़ा एक्स स्क्वायर को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस टू अल्फ़ा एक्स हो जाएगा, फिर इसको आगे डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस टू अल्फ़ा तो आगे आ जाएगा, और फिर x का करेंगे तो वन हो जाएगा, इसको अकेला रखेंगे, फिर उसके बाद में x को छोड़ दो और एक्सपोनेंशियल करो तो वापस से वही माइनस टू अल्फ़ा एक्स, और x भी आएगा तो एक्स स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही सही, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डबल डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट कर दोगे आप लोग तो ये हो जाएगा लाइक माइनस को अंदर ले लो, या फिर इसको माइनस टू अल्फ़ा, इसको बाहर निकालो तो अंदर कितना देगा, वन माइनस टू अल्फ़ा। अब ये चीज़ आप लोग ऊपर पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, बराबर टू अल्फ़ा अपॉन पाई टू दी पावर वन बाई टू, माइनस एच का स्क्वायर और माइनस टू अल्फ़ा, तो माइनस माइनस प्लस, तो टू अल्फ़ा एच का स्क्वायर एंड एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर एंड वन माइनस टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना बच जाएगा। अब वन बाई वन आप लोग टू अल्फ़ा इसको तो बाहर निकालो तो कॉमन है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, टू अल्फ़ा अपॉन पाई टू दी पावर वन बाई टू, और ये बाहर आ गया मान लो, तो वन अपॉन टू एम एंड टू अल्फ़ा एच का स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या क्या बचा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो टू अल्फ़ा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा यहाँ पे टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। और वही समस्या, इनफाइनाइट इंटीग्रल को आप नहीं सोच सकते तो इसको अपन एक काम करते हैं ना, इसको हम जीरो से इनफाइनाइट लिमिट में ले लेते हैं और टू बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टू से टू कट गया, अब कितना बचा यहाँ पे, यहाँ बचा टू अल्फ़ा अपॉन पाई टू दी पावर वन बाई टू और टू अल्फ़ा एच का स्क्वायर अपॉन एम। अब यहाँ पर दो पार्ट में आप इसको तोड़ लो, पहला पार्ट तो हो गया ये वाला एक्सपोनेंशियल माइनस टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, माइनस टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो m का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू 2 है। अब तो आपको देखना आ गया ना m n कैसे देखते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, 2 अल्फ़ा है। यहाँ पर आप देखोगे तो m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू भी 2 है, और अल्फ़ा का वैल्यू 2 अल्फ़ा है।
ठीक है, अब इसके बाद में करना कुछ नहीं, केवल 2 अल्फा बाई 1/n गामा m प्लस 1/n अपॉन अल्फा टू द पावर m प्लस 1/n माइनस 2 अल्फा बाहर निकाल लो, 1/n गामा m प्लस 1/n अपॉन अल्फा टू द पावर m प्लस 1/n। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप ये जल्दी जल्दी कर पाओगे, वरना उलझ जाओगे। ठीक है, अब ये 1/2 को बाहर निकाल लो, यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है, दोनों को बाहर निकाल लो। तो दोनों बाहर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा अपॉन पाई सॉल्व करो, गामा हाफ कितना होता है, अंडर पाई, यहाँ पर 2 अल्फा टू द पावर 1/2, फिर यहाँ पे आप माइनस 2 अल्फा, गामा 3/2 का वैल्यू कितना होता है, अंडर पाई बाई 2, ये आपने ऊपर सोल्व कर लिया। गामा 3/2 का वैल्यू क्या होता है, अंडर पाई बाई 3, है ना। और यहाँ पर कितना है, 1/2 अल्फा की पावर 3/2, तो इसको 2 अल्फा और 2 अल्फा की पावर 1/2 लिख सकते हो। और आगे सोल्व करो तो ये 2 से 2 गया, अंडर पाई और ये बाहर निकाल लो तो ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ कितना है, 2 अल्फा अपॉन पाई टू द पावर 1/2, यहाँ कितना बचा, अल्फा एच का स्क्वायर अपॉन एम, और ये अंडर पाई अपॉन 2 अल्फा टू द पावर 1/2 बाहर निकाल लो तो यहाँ कितना बचेगा, 1 माइनस, इससे ये कट गया, ये अल्फा बचा, अंडर पाई बाहर आ गया, अच्छा ये अल्फा से अल्फा भी कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये तो 1/2 बचा, फिर यहाँ कितना बच गया, केवल 1/2 बच गया। अंडर पाई अपॉन तो बाहर आ ही गया, तो ये इतना से बचेगा बस, ये पूरा फैक्टर इससे कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक में से आधा गया तो आधा बचा, तो कितना बच गया, आधा अपॉन 2 खत्म काम। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 7 थी ना, अब 8 आ गई। अब आप लोग 7 से और 8 से मान 4 में रख दो। अब देखो क्या रखा मैंने, एवरेज एनर्जी, दैट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो कि मैंने कितनी निकाली है, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2m, और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी वो मैंने कितनी निकाली है, साथ में देख लो एक बार, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा जो है वेरिएशन पैरामीटर है, तो मैं क्या करूँगा, नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा मुझे अल्फा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस एनर्जी को अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा और 0 के बराबर पुट करूँगा। आपको आधा डिफ्रेंशिएट करना, तो पहली टर्म में क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर अपॉन 2m, और दूसरी में क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, मतलब कि माइनस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 अल्फा स्क्वायर। ये मैंने अल्फा के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद में आप लोग आसानी से ये बात बोल सकते हो ना कि यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, तो m ओमेगा अपॉन 2h कटा जाएगा, आ जाएगा ना। इसको इधर ले जाओ, फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, मतलब अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा ये, है ना, m से m समथिंग जो भी करोगे। तो अल्फा का वैल्यू आ गई, क्वेश्चन नंबर ये कौन सी आ गई, 9 नंबर आ गई। अब इस 9 नंबर से वैल्यू को उठा के, अच्छा इसको 9 नंबर दो और इसको 10 नंबर दो। अब इसको 10 नंबर से उठा के 9 नंबर में पुट करना पड़ता है,
एल्फ़ा का वैल्यू 10 नंबर से उठाइए और 9 नंबर में रख दीजिए, तो मेरे पास एवरेज एनर्जी निकल जाएगी एल्फ़ा, एल्फ़ा मतलब एम ओमेगा अपॉन 2h कट एंड मल्टीप्लाई विद द एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, देन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8, एल्फ़ा का वैल्यू उल्टा पुट करना पड़ेगा, तो 2h कट, सॉल्व करना, m से m गया, m से m गया, ओमेगा से ओमेगा गया, h से h गया, तो यहाँ पर कितना बचा 1/4 h कट ओमेगा, यहाँ पर कितना बचा, ये भी 4 टाइम गया, तो 1/4 h कट ओमेगा, तो 1/4 एंड 1/4 कितना हो गया 1/2 h कट ओमेगा। यही होती है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी है ग्राउंड स्टेट वो क्या होती है, हाफ एच कट ओमेगा होती है। इसलिए मैंने कहा था वेरिएशन प्रिंसिपल ग्राउंड स्टेट एनर्जी को ही निकालता है ढंग से। एनर्जी जो होती है ना उसकी नॉर्मली n प्लस हाफ एच कट ओमेगा होती है। वैसे तो n का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो कितनी आती है एनर्जी, हाफ एच कट ओमेगा आ जाती है। n बराबर 0 ग्राउंड स्टेट के लिए काम करता है, इसीलिए मैंने ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको निकाल के दिखा दी, और वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है हाफ एच कट ओमेगा, है ना। तो ये हाफ एच कट ओमेगा आपको निकाल के दिखा दी। ये पहली प्रॉब्लम थी वेरिएशन प्रिंसिपल की। ये पहली प्रॉब्लम हम लोगों ने कार्टीशियन सिस्टम में यूज़ करी है। कार्टीशियन का मतलब होता है एक्स वाई जेड, जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं उस एक्स वाई जेड वाले सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कार्टीशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये प्रॉब्लम किस में सॉल्व की गई है, कार्टीशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व की गई है। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात, ऐसे ही एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम, एच एटम प्रॉब्लम। तो हाइड्रोजन एटम जो होता है ना बेटा, वो हाइड्रोजन एटम बेसिकली स्फेरिकल सिस्टम में काम करता है। हाइड्रोजन एटम हमेशा स्फेरिकल सिस्टम में काम करता है, इसलिए जब भी एच एटम प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे हम लोग जो है स्फेरिकल सिस्टम ही काम में लेंगे। स्फेरिकल सिस्टम जो होते हैं ना उसमें 3 होते हैं कोऑर्डिनेट, आर, थीटा और फाई। और स्फेरिकल सिस्टम में सॉल्यूशन करना भी एक अलग तरीके वाला काम होता है, तो उसको थोड़ा ढंग से समझना। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है या सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एच एटम यूजिंग ठीक है। ये आपकी सेकंड प्रॉब्लम है। तो वही सेम काम करना है। वेरिएशनल प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है। एच एटम क्या होता है पहले तो समझ लो। एच एटम जो होता है वो ऐसा होता है कि हाइड्रोजन एटम में इसको हम लिखते हैं 1H1। 1H1 का मतलब ये होता है कि इसे बोलते हैं प्रोटॉन नंबर। तो प्रोटॉन कितने होते हैं इसमें, 1। न्यूट्रॉन का मतलब होता है मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। अब मास नंबर इसका 1 है और प्रोटॉन नंबर भी 1 है, तो न्यूट्रॉन 0 हो गए। तो एच एटम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 0 प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं, ताकि न्यूट्रलिटी बनी रहे, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसे बोलते हैं एच एटम सिस्टम। इस एच एटम सिस्टम में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच डिस्टेंस है ना, इसको नॉर्मली हम लोग आर मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वर्क करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब विद्युत चुंबकीय ऊर्जा।
जो कि आप लोग पढ़ते हो बेसिकली के Q1 Q2 अपॉन आर, ये होती है विद्युत स्थितिक ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी वो आप लोग समझेंगे। यहाँ पे देखो, अगर मान लो यहाँ पर प्रोटॉन नंबर एक ना हो, यहाँ पर मान लो किसी सिस्टम में z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस ई का, तो z प्रोटॉन पर चार्ज कितना हो जाएगा, जेड ई चार्ज हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियस का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करूँ मैं, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, माइनस ई का चार्ज होता है। तो Q1 बराबर कितना हो गया, जेड ई, और Q2 बराबर कितना हो गया, माइनस ई। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो कितनी हो जाएगी, के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच आर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यूज़ करेंगे। ये जो आर है ये रेडियस टाइप से है, मतलब ये जो आर है इसे हम लोग यूज़ करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हमारे पास जो हैमिल्टोनियन बनेगा वो बनेगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नॉर्मली हम जो एच काम में लेंगे वो लेंगे पी स्क्वायर अपॉन 2m माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब ये प्रॉब्लम भी उतनी बड़ी होने वाली है जितनी बड़ी आपने अभी हार्मोनिक ऑसिलेटर की पढ़ी है, बट अब आपको सॉल्व करना आ गया ना, तो अब आप जल्दी जल्दी कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। तो ये प्रॉब्लम हम लोग कल सॉल्व करेंगे, एच एटम प्रॉब्लम, इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालेंगे एच एटम प्रॉब्लम की कल। काय से, वेरिएशनल प्रिंसिपल से। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल के, तो वो सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग वेरिएशनल प्रिंसिपल की बातें करेंगे, अलग अलग उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में आती है। ठीक है, चलिए बाय बाय। सर हाँ बोलो। सर एक बार उसे वापस दिखा देते हैं। ओके।